दोस्तों, मैं तुम्हें किसी चीज की गारंटी दूं तो मैं बन जाता हूं गारंटर। किसी भी गारंटी का कोई मतलब नहीं होता अगर उसका कोई गारंटर ना हो। आई थिंक ये नो ब्रेनर है, ये सबको समझ में आ जाता है। अगर मैं इस एंगल पर यह बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मेरे मौलिक अधिकार है वो अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो अगला सवाल यह बनता है कि इस गारंटी का गारंटर कौन है, कौन ले रहा है ये गारंटी, कौन इंश्योर करेगा कि इस गारंटी की इज्जत रखी जाएगी, कौन इंश्योर करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार एनफोर्स होंगे। ये आंसर है हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स के गारंटर बनते हैं। इनके बिना ये जो गारंटी है ये केवल एक कॉस्मेटिक है, केवल एक बाय प्रोडक्ट ऑफ टॉकिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कागज के टुकड़े हैं। इस गारंटी को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती है और उन पावर्स को बोला जाता है रिट पावर्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं रिट पावर्स। तुम्हारी एग्जाम के लिए amongst the most important topic are writ powers। हम सारे रिट्स को आज समझेंगे। once you understand writs, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई परेशानी होगी in trying to tackle several different type of multiple choice question। ये टॉपिक कहां से आया? ये टॉपिक मैंने जो तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस किया हुआ है, द एवरग्रीन फाउंडेशन टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, उसका ये सेशन नंबर 3 है। तो मैंने 2 सेशंस ऑलरेडी कर लिए, उनको तुम अटेंड कर लो, यूट्यूब पर वीडियो देख लो। मैं मीठी मीठी गोलियां खिलाने में विश्वास नहीं करता हूं कि मैं तुम्हें यह बात बोलूं कि सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे तुम ये एग्जाम पास हो जाओगे। सर्टेनली नहीं होंगे, तुम्हें एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आज तुम्हें ये बातें कड़वी लगेगी लेकिन यही सच है। सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यू स्टैंड अ चांस फॉर दिस सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। टाइम पास करना बंद करो। अगर तुम सच में आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हो तो इन सेशंस को ध्यान से देखो। यहां से तुम्हारे फाउंडेशंस बन जाएंगे। फाउंडेशन बनने के बाद उसके बाद तुम रॉकेट साइंस पढ़ो, एडवांस करो, जो करना है करो, लेकिन एवरी बिगिनर मस्ट स्टार्ट हियर। तो मैं यहां पर 5 सेशंस लेने वाला हूं जिसमें से ये नंबर 3 है। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक ऑसम ऑफर लेकर आई है। दिस इज नियरली 17,999, 17,999। दिस इज एन अमेजिंग प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी। ये ऑफर 24 मार्च को खत्म हो जाएगा। वी आर गिविंग यू एन ऑसम अपॉर्चुनिटी और नए नए बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, बी दैट इन हिंदी, बी दैट इन इंग्लिश और बाइलिंगुअल। बेस्ट टू द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ यूपीएससी आर अवेलेबल ऑन दिस वन प्लेटफॉर्म। Don't forget to use my code SIDLIVE SIDLIVE और याद रखना ये टाइम बाउंड ऑफर है। 17,999 पर एक ग्रेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। स्टोरी दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स हमारे गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमें प्रॉमिस किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो है ये हमसे कभी नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर राज्य ने कभी ये सोचा, स्टेट ने कभी ये सोचा कि मैं ये फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को ना दूं या फिर वो जो है फंडामेंटल राइट्स उनको वायोलेट कर दिया जाए, तो कौन बचाएगा? तब बचाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। 2019 में 2019 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन यह था कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हो तुम लोग, फिर एग्जाम में चले जाते हो और फिर एग्जाम में तुमको डर लगने लग जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है, ये 2019 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, राइट? सॉरी 2015 का ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का। देखो मुझे एक एक साल का भी याद रहना पड़ता है। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। तुम्हें साल दर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद होने चाहिए। 2015 में यह क्वेश्चन आया था कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़े धमाके हुए थे। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने प्रेसिडेंट बोला, किसी ने प्राइम मिनिस्टर बोला। आंसर इसका है सुप्रीम कोर्ट।
वो इसलिए भी था क्योंकि हाई कोर्ट चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर हाई कोर्ट चॉइस हो जाती तो बोथ ऑफ द अबव हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसकी व्याख्या, उसका मतलब क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में लिखा होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमें बोला जाता था ना, हमें एक कविता सुनाई जाती थी, वे बोलते थे कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है वो हमको लिखना पड़ता था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, उसका मतलब क्या है, वो काम सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है अंडर आर्टिकल 129। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि मेरी, आपकी, हम सबके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये हो गए दो चॉइसेस तुम्हारे पास ऑलरेडी। अब तुम्हारे पास सवाल यह आ जाता है कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी रक्षा, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर्स मिली है और उन पावर्स को बोला जाता है रिट्स। क्या बोला जाता है उन पावर्स को? उन पावर्स को बोला जाता है रिट्स। सो रिट्स का मतलब क्या होता है? रिट्स आर दोस ऑर्डर्स। क्या है? रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निकलने वाले वो ऑर्डर्स है जिन ऑर्डर से तुम्हारे राइट्स, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा होती है। चाहे वो राइट्स, मैं ऐसे बोलूं कि राइट्स नॉर्मल राइट्स है, और या फिर मैं फंडामेंटल राइट्स बोलूं। आज के लिए मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेता हूं अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं। तो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये आएगा। अभी एक क्वेश्चन हो गया, लिख लिया तुमने। सो रिट्स का क्या लिखोगे? लिखो रिट्स, लिखो रिट्स आर दोस ऑर्डर्स। ऑर्डर्स है, लिखो, टाइम पास मत करो। अब आ ही गए हो, तुम यूट्यूब पर आ ही गए हो, तो भाई वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसका भरपूर प्रयोग करो, धुरंधर बनो। वक्त आया ना, वक्त को जाया नहीं करते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स होते हैं ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। कौन से राइट्स? नॉर्मल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। लिख लिया? आगे चलेंगे। इस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 5 रिट्स अलाउड है। कितने रिट्स अलाउड है? 5 रिट्स अलाउड है। हमारे पास 5 रिट्स अलाउड है। दैट इज जो हमारे को रक्षा करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका है, इसको याद रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट हेडक्वार्टर। क्या ऐसे याद रखोगे? तुम याद रखना सीपीएम, ऐसे नाम से याद रख लेना, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, और नीचे लिख देना हेडक्वार्टर्स, HQ। तो पहला क्या लिखोगे? पहले लिखना सर्शियोरारी। अब इसे पहला दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें तो याद रखने 5 के 5। तो एक हो गया सर्शियोरारी। दूसरा क्या याद रखना? दूसरा याद रखना प्रोहिबिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट कैसे याद रखना? नेक्स्ट रिमेंबर मैंडेमस। नेक्स्ट क्या याद रखना? नेक्स्ट याद रखना हेबियस कॉर्पस। स्पेलिंग ध्यान से देखते हुए लिखो, हेबियस कॉर्पस। और लास्ट लिखना क्यो वारंटो। क्या क्या याद रखा सर? हमने याद रखा सर्शियोरारी, हमने याद रखा प्रोहिबिशन, हमने याद रखा मैंडेमस, फिर हमने याद रखा हेबियस कॉर्पस और क्यो वारंटो। निमोनिक क्या याद रखोगे? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, हेबियस और हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर सीपीएम का हेडक्वार्टर। कहां घूमने गए थे जी? हम गए थे सीपीएम के हेडक्वार्टर घूमने गए थे। क्यों? पता नहीं क्यों गए थे, लेकिन गए थे। तो हम लोग गए थे सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो। हो गए जी 5 हमारे। अरे भाई हुए या नहीं हुए? 5 हमारे पास रिट्स हो गए, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो। कोशिश करो इसी सीक्वेंस में याद रखो, जरूरी नहीं है बट अभी के लिए सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि तुमको पक्का हो जाए कि कितने टाइप के रिट्स होते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। अब हम एक एक करके रिट्स को समझेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा रिट्स क्या होते हैं। रिट्स कुछ भयंकर बात नहीं होती, रिट्स ऑर्डर्स ही होते हैं। जैसे कोर्ट का आदेश होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चाहे हाई कोर्ट का हो, बट वो स्पेसिफिकली तुम्हारे राइट्स, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे हक को बचाने के लिए हो, तो उसको बोला जाता है रिट्स। सिंपल एज दैट, इतना कोई टेंशन नहीं है।
तुमसे पूछा जाएगा रिट्स क्या होते हैं जी। रिट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर्स जिससे मेरे राइट्स, मेरे फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। अब तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सो फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर्स कहां से मिली। बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट पावर्स है और हाई कोर्ट के पास भी रिट पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट को रिट पावर्स मिली अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट को रिट पावर्स मिली अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखो कौन सा, सुप्रीम कोर्ट को कहां से रिट्स मिली। सर सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर्स डिस्क्राइब्ड है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के रिट पावर्स कहां डिस्क्राइब्ड है सर, वो डिस्क्राइब्ड है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप के रिट्स हैं रिट्स है 5 टाइप्स के। कौन कौन से रिट्स है, CPMHQ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट हेडक्वार्टर, सर्चोरारी प्रोहिबिशन मैंडेमस हेबियस कॉर्पस क्यों वारंटो। कहां कहां रिट्स है सर, सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट पावर्स है, हाई कोर्ट के पास भी रिट पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर्स कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल से आती है, आर्टिकल 32 से। हाई कोर्ट के रिट पावर्स कहां से आती है, आर्टिकल 226 से। याद रखना पहले मौके पर, मैंने क्या बोला, पहला दरवाजा, टक टक, पहला दरवाजा अगर तुम सुप्रीम कोर्ट का ठकठका रहे हो टू इशू रिट, तो याद रखना पहले मौके पर अगर तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट केवल तब तुम्हें अलाउ करेगा रिट मैटर्स में अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होगा। मेरी बात सुनो, पहला मौका, अगर तुम शुरुआत कर रहे हो कि पहली बार तुम किसी कोर्ट में जा रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं पहली बार में सुप्रीम कोर्ट जाऊं और वहां पर रिट्स इशू हो मेरे फेवर में, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट केवल तब तुम्हें अलाउ करेगा अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार वायोलेट हो। लेकिन अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट को छोड़कर कोई और राइट भी अलाउड है, कोई और है जी, प्रॉपर्टी राइट है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा और वो तुम्हारा वायोलेट हो रहा है, तो तुम जा सकते हो हाई कोर्ट। पहला मौका, कीवर्ड याद रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट फर्स्ट इंस्टेंस। इंग्लिश वाले लिखेंगे एट फर्स्ट इंस्टेंस। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो एट फर्स्ट इंस्टेंस, तो याद रखना ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जाओगे, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जाओगे। लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस अगर तुम हाई कोर्ट जाना चाहते हो, चिंता बिल्कुल मत करना, तुम फंडामेंटल राइट की वायोलेशन के लिए भी जा सकते हो और अदर लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हो। इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट की जो रिट पावर्स है, जो आर्टिकल 226 से आ रही है, वो वाइडर है। मैंने हायर नहीं बोला, मैंने क्या बोला, वाइडर है। फंडामेंटल राइट ओनली सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट एंड अदर राइट्स कहां जाओगे, हाई कोर्ट। लेकिन याद रखना ओनली एट फर्स्ट इंस्टेंस। हां, तुम अपील में जाना चाहते हो, हाई कोर्ट ने तुम्हारी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी, तुम अपील में जाना चाहते हो, तो बिंदास कहीं भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हाई कोर्ट ने अगर डिसमिस कर दिया, कोई टेंशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इज ऑन फर्स्ट इंस्टेंस। तो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, बोर्ड पर देखो ताकि तुम कॉपी कर सको। तो कोर्ट ऑर्डर, व्हाट इज अ रिट, रिट होता है कोर्ट ऑर्डर जी, ये होता है कोर्ट ऑर्डर, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट राइट्स और फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम, तो रिट क्या है, रिट कुछ नहीं है सर, ऑर्डर है। क्या करने के लिए सर, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी सर, सर कोई और राइट भी हो सकता है। कहां कहां हो सकता है सर, आर्टिकल 32 में हो सकता है। आर्टिकल 32 में रिट पावर्स किसको मिली है सर, सुप्रीम कोर्ट को। फिर कौन से रिट हो सकती है सर, 226 हो सकती है, ये किस में मिल सकती है, हाई कोर्ट को। सर आपने यहां पे वाइडर पावर क्यों लिख दी, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस पे, पहले मौके पे केवल ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स जा सकते हो तुम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन
पहले मौके पर हाई कोर्ट में जा सकते हो फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। इसलिए मैंने क्या बोला हुआ है सर, ये वाइडर पावर है। आज की क्लास जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने बोला गारंटी का मतलब ही क्या होता है, अगर कोई गारंटर ही ना हो, बिल्कुल, वरना ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो जाए, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक सा फंक्शन हो जाए। हमारे लिए लिख दिया गया फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर आर्टिकल 32 ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट मेरा कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये तो सिर्फ कागज है, लिख दिया, इंक खराब कर दी, कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब है आर्टिकल 32 के बिना सब बेकार है। और इसीलिए बाबा साहेब ने आर्टिकल 32 को बोला था द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं क्वेश्चन आएगा, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने किसको बोला था? तो बोलना आर्टिकल 32 को बोला था, क्योंकि आर्टिकल 32 ही उन फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है जिसके बिना ये सिर्फ बेकार की बात हो जाएगी, इट इज स्पाइनलेस। दैट इज द रीजन, बिकॉज राइट्स विदाउट अ रेमेडी केवल डेकोरेटिव राइट्स है। इसीलिए आर्टिकल 32 को कौन सा राइट बोला जाता है? आर्टिकल 32 को बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोला जाता है? लिख नहीं रहे हो तुम लोग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हार्ट एंड सोल, कितने सारे एमसीक्यूज यहां पर ही हो गए, कितने सारे सवाल यहां खत्म हो गए। पहला सवाल पूछा जाएगा रिट क्या है, तो तुमने आंसर दे दिया। फिर पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की रिट कहां से निकली, बोलना 32 से। हाई कोर्ट की रिट कहां से निकली, बोलना हाई 226 से। वाइडर पावर किसकी है, बोलना हाई कोर्ट की है, हायर मत बोल देना। 32 क्या बोला सर? 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि बिना रेमेडी के, बिना गारंटर के गारंटी का कोई मतलब ही नहीं होता है। कितनी तरह की रिट्स होती है? हाँ, कितनी तरह की रिट्स होती है सर? 5 तरह की रिट्स होती है। कौन कौन सी? सीपीएम हेडक्वार्टर्स, कौन कौन सा? सर्चुरारी प्रोहिबिशन मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको लिख लो, तुम्हारे अभी तक 10-15 एमसीक्यूज तो यहां पर ही सेटल हो गए। चलो जी आगे देखते हैं। अब हम पहला टाइप का रिट देखेंगे। पहला टाइप का रिट का मतलब है हेबियस कॉर्पस। हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है? लैटिन वर्ड, ये लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा में हेबियस कॉर्पस का मतलब में, हेबियस का मतलब होता है हैव, कॉर्पस का मतलब होता है द बॉडी। तो ये क्या बोल रहा हूं? हैव द बॉडी, इसका मतलब यह है कि कोर्ट तुम्हें आदेश दे रहा है। कोर्ट किसको आदेश दे रहा है? कोर्ट आदेश दे रहा है स्टेट को कि हमें ये पर्सन जिसको, जो तुम्हारे कब्जे में है, जो तुम्हारे हिरासत में है, जिसको तुमने अरेस्ट किया हुआ है, उसको कोर्ट अभी लेकर आओ। वी वॉन्ट टू हैव द बॉडी। अब समझ में आया? इसका मतलब है अगर कोई इलीगल कस्टडी में, देखो अरेस्ट करना, हिरासत में लेना, ये सब अलाउड है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, वो कानूनन होना चाहिए। अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर किसी को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, तो तुम कहां जाओगे? तुम उस आदमी को बचाने के लिए एक पिटीशन फाइल करोगे। कौन सी पिटीशन? पिटीशन का नाम होगा हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन। हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन में बोलोगे माय लॉर्ड, इस आदमी को, एबीसी को इलीगल कस्टडी में, गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है, आप कृपा करके हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन के अनुसार ऑर्डर फाइल कीजिए। वो ऑर्डर देंगे, किसको देंगे? स्टेट को देंगे, पुलिस को देंगे, जहां भी होगा, जिसके पास भी होगा, उसको बोलेंगे इसको रिलीज करो और हमारे पास पेश करो। वी वॉन्ट टू हैव द बॉडी। तो तुमने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम मूवी। अगर तुम वो दृश्यम मूवी देखते तो तुम्हें याद होगा, अगर देखी नहीं है तो एक बार देख लो जाकर। तो उसमें जो हमारे हीरो है, राइट, और उनका पूरा परिवार है, ऐसा दिखाया गया है कि वो पुलिस की इलीगल कस्टडी में था। ओके, अब ऑब्वियसली मूवी थी,
लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ऐसे चाहिए था कि हीरो साहब ने अपने किसी परिचित को या अपने किसी वकील को बोल देना चाहिए था कि तुम ना, हम तो कैद में, हम तो इलीगल हिरासत में, आप हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल करो। हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल होते ही कोर्ट ऑर्डर देता और बोलते कि जिसको तुमने हिरासत में रखा हुआ है उसी टाइम हमारे सामने पेश करो। क्यों? क्योंकि गैर कानूनन हिरासत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैर कानूनी हिरासत है। लीगल हिरासत होती ना, कानूनन हिरासत होता, कोई कुछ ना बोलता। ये गैर कानूनी हिरासत होती तो स्टेट को, पुलिस को उसको तुरंत छोड़ना पड़ता। दिस इज द पावर। ये कौन सा हो गया? तुम्हारा फंडामेंटल राइट, लिबर्टी रिलीज कर दिया गया, तुम्हें बचा लिया गया। सो प्लीज याद रखना, ये बड़ा जरूरी है, याद रखना, गैर कानूनी हिरासत है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सुनो, गैर कानूनी हिरासत है तो हेबियस कॉर्पस चलता है। तुम्हारा कानूनन हिरासत लिया गया है, तुम्हें जेल में डाल दिया गया है, फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तब हेबियस कॉर्पस नहीं चलता। तो तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, राइट? ये इसीलिए पॉइंट किया जाता है, तुम्हें कोर्ट में ये पेश करना पड़ता है। ये बात पता नहीं पड़ती है कि देखिए गैर कानूनी है, इट इज एन इलीगल अरेस्ट, इट इज एन इलीगल कस्टडी। तब आर्टिकल 21 की रक्षा के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि आपकी लिबर्टी ऐसे किसी के मर्जी पर चला जाए। नो, कोर्ट होने नहीं देगा। कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन से रिट पास करके? हेबियस कॉर्पस। तो पहला हमारा क्या हो गया? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया? हेबियस कॉर्पस का मतलब हो गया वी वॉन्ट टू हैव द बॉडी। अब इसमें एक वैसे थोड़े डिटेल्स है, लेकिन ये फाउंडेशनल क्लास है तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मामलों में ये इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी मूव किया जा सकता है। विल गेट टू दैट एट अ लेटर स्टेज, लेकिन अभी के लिए याद रखना इसका मतलब होता है हैव द बॉडी। नंबर 2 याद रखना, ये गैर कानूनी हिरासत के लिए यानी कि इलीगल अरेस्ट के लिए ही यूज किया जाता है। ये तुम्हारा आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया पहला हमारा हेबियस कॉर्पस। अगला देखते हैं नेक्स्ट पिटिशन, और द नेक्स्ट रेट पिटिशन इज मैंडेमस। तो मैं सीक्वेंस बदल रहा हूं, वो सीपीएम हेडक्वार्टर्स अलग से याद रखेंगे, इसको अलग से याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस का स्पेलिंग लिखो। तो स्पेलिंग है MANDAMUS। अब इसमें से MAND अलग से याद रखो। इसको कैसे याद रखोगे? सर इसको याद रखेंगे कमांड। याद रहेगा? वी कमांड। तो कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है वी आर कमांडिंग। अब भाई कोर्ट क्या कमांड कर रहा है? कोर्ट कमांड कर रहा है कि तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी करो। पब्लिक ड्यूटी मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गन ऑफ हर स्टेट की कोई ना कोई ड्यूटी होती है। अब मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है FIR की। सबको पता है FIR क्या होता है? तो तुम पुलिस के पास जाते हो और पुलिस को बोलते हो देखो थानेदार साहब ये क्राइम हुआ है, आप तहकीकात शुरू करो, FIR दर्ज करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब पुलिस की पब्लिक ड्यूटी है, क्या वर्ड आया? तो पुलिस की पब्लिक ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे और तहकीकात शुरू करे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। लेकिन कितना मर्जी रिक्वेस्ट करने के बाद भी, सीनियर्स को बताने के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस काम नहीं करी, अब मैं क्या करूं? वरी नॉट, आप जाओगे या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में जा रहे हो, किसे अपील में जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके बोलोगे माय लॉर्ड पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। वंस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, द कोर्ट एक रिट फाइल ऑर्डर देगी, दैट इज कॉल्ड एज मैंडेमस। मैंडेमस में कोर्ट क्या बोलेगी? वी कमांड। क्या करने के लिए? पुलिस को बोलेगी डू योर ड्यूटी, FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। इसको बोला जाता है वी कमांड। रिट क्या हो गया? मैंडेमस। सो कोर्ट क्या बोल रही है? हर पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट कहता है अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करो।
तुमने नोटिस किया होगा हमारे सरकारी महकमों में फाइलों पे फाइलें जमा होती रहती है, काम नहीं हो रही। एक बेचारा गरीब आदमी है, वो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, बोलता है मुझे मेरी पेंशन रिलीज नहीं हो रही, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। यार ये तो उनकी पब्लिक ड्यूटी थी पेंशन रिलीज करना, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैंडेमस रिट की तरफ जाएंगे। पुलिस को जैसे एफआईआर गया था वैसे इसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा वी कमांड, तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी है कि तुम इस आदमी का पेंशन रिलीज करो, डू इट। लाइसेंस इशू नहीं हो रहा जी, अरे कैसे नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट करो, सीनियर के पास जाओ, नहीं हो रहा, सारे के सारे रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गए, वरी नॉट, जाओ कोर्ट के पास, कोर्ट क्या बोलेगा, डू योर पब्लिक ड्यूटी। कोर्ट क्या बोल रहा है, काम करो, वर्ड क्या है, वी कमांड। पासपोर्ट इशू नहीं हो रहा, वी कमांड। अरे दिल्ली जल बोर्ड पानी नहीं रिलीज कर रहा, वी कमांड। दिल्ली पुलिस तुम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे, वी कमांड। गंगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गंगा जी अभी भी पोल्यूटेड है, साफ नहीं हो रही, वी कमांड। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। सो मैंडेमस इज द वन जिसमें लीगल ड्यूटी है। प्लीज याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि तुम उस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करोगे, बोलोगे, उसके सीनियर तक जाओगे, पहले सारे और रास्ते बंद हो जाने चाहिए, फिर तुम कोर्ट के पास जाओगे। कोर्ट में तुम हल्के में नहीं जा सकते, अरे यार ऐसे और कुछ करने को नहीं था तो सोचा रिट फाइल कर दो। नो, रिट तब फाइल होती है, कोई भी रिट, जब तुम बाकी सारे रास्ते बंद कर देते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सिने क्वा नॉन फॉर द रिट। रिट ऐसे नहीं जाया जा सकता कि जी पहले मौके पे जी कुछ और कर नहीं रही थी पुलिस, तो मैं तो गया था उस दिन, थाने में कोई था नहीं तो मैं रिट फाइल करने आ गया। नो, पहले तुम एसएचओ के पास जाओगे, फिर एसएचओ के सीनियर के पास जाओगे, सारे दरवाजे बंद करोगे, फिर ही ओनली देन द रिट का दरवाजा खुलता है। ऑल्सो याद रखना, मैंडेमस प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं होता। वैसे इसमें भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ केसेस में प्राइवेट बॉडीज पर भी मैंडेमस लग सकता है, लेकिन आमतौर पर रिट में प्राइवेट पर्सन पे नहीं लगता है। सो दिस इज द रीजन फॉर मैंडेमस। हमने पहला क्या कर लिया सर, हमने पहला कर लिया हेबियस कॉर्पस, दूसरा कौन सा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया हमने मैंडेमस। सो हमारे पास दो हो गए रिट्स, हेबियस कॉर्पस एंड मैंडेमस। तीसरा करते, तीसरा इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब यह होता है कि हायर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट ने नहीं बोला, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई रुक जा। वर्ड कहां से आया, वर्ड आया प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का वर्ड क्या निकालोगे, तो प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है टू स्टॉप, प्रोहिबिट। तो केस चल रहा है, ध्यान से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, केस अभी चल रहा है, जुडिशियल केस चल रहा है, और तुम्हें यह लगे कि जो कोर्ट है, जहां जो कोर्ट तुम्हारे खिलाफ फैसला देने वाला है, लेकिन वो कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बढ़कर या आगे काम कर रहा है, इस कोर्ट को पावर ही नहीं है इस केस को डील करने की। कोर्ट में जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार डिफाइंड होता है, एक लोअर कोर्ट होगा, फिर उससे हायर कोर्ट होगा। अब हर कोर्ट की कुछ ना कुछ डिफाइंड सीमाएं होती है, वो ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि कहां पे कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है, कितने बड़े मामले को वो डील कर सकता है। लेकिन तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जो कोर्ट है ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है, क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है, तो तुम फटाफट केस चलते चलते ही उसके हायर कोर्ट, यानी कि इस केस में या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चले जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको रोक देगा, बोलेगा रुक जा भाई, रुको, यू कैन नॉट डील विद दिस केस एनी मोर। वाई? बिकॉज यू आर एक्सीडिंग योर जुरिस्डिक्शन। तुम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर हो, या फिर तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तुम्हारा क्षेत्राधिकार ही नहीं है, तुम इस मैटर को डील कैसे कर रहे हो। सो ये प्रिवेंटिव रिट है। इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अभी केस चल रहा था और तुमने इसको रोक दिया, देन दैट रिट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। इसमें एक बात याद रखना, बहुत जरूरी बात है,
जब मैं बोलता हूं हायर कोर्ट, जब मैं बोलता हूं हायर कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिश्ता हायर लोअर का नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट के ऊपर रिट फाइल नहीं कर सकता या रिट ऑर्डर नहीं दे सकता। याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर अपना रिट ऑर्डर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट के ऊपर रिट नहीं ऑर्डर दे सकता है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस तरह से नहीं डील किया जा सकता। हाई कोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुपति बालाजी केस में एक आया था, बड़ा सॉलिड केस है ये, जिसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऊपर है लेकिन हाई कोर्ट नीचे नहीं माना जाता। जैसे पापा मम्मी का रिश्ता है, पापा हेड ऑफ द फैमिली है लेकिन मम्मी पापा की सबऑर्डिनेट नहीं मानी जा सकती। बोल के देखो, एक दिन पता चल जाएगा। ओके, सो द पॉइंट यहां पर यह है कि वो करीब करीब बराबर ही माना जाता है। तो द एंटायर कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लेना, मैं जब हायर कोर्ट की बात मानता हूं तो मैं बोलता हूं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जो न्यायालय है, उनके ऊपर रिट्स फाइल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट के ऊपर रिट नहीं दे सकता है। यह हो गया प्रोहिबिशन। अब ध्यान से सुनो, अब बड़ा जरूरी एंगल है इस पूरी क्लास का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो यहां है। अब इंपॉर्टेंट है सर्श्योरारी। अब सुनो, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें प्रोहिबिशन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। प्रोहिबिशन कब रिट फाइल होता है? तो तब जब केस या मुकदमा चल रहा है, जब मुकदमा के या केस चल रहा है। सर्श्योरारी कब फाइल होता है? जब फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है। मैंने क्या बोला? द फाइनल ऑर्डर हैज कम। ध्यान से सुनो, प्रोहिबिशन किस स्टेज पर फाइल करोगे? जब मुकदमा चल रहा होता है। सर्श्योरारी किस स्टेज पर करोगे? जब फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है। मेरी बात समझ में आई? सो प्रिवेंटिव स्टेज पर है तुम्हारे पास, प्रिवेंटिव स्टेज पर है प्रोहिबिशन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और जब खत्म हो गया है तो इट इज सर्श्योरारी। ये बात बहुत जरूरी है, याद रखना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्कूल में पढ़ा था? हाँ सर, स्कूल में तो पढ़ा था हमने। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसे याद रखना? प्रिवेंशन याद रखना है ना, PR, यहां पे भी प्रिवेंशन है, यहां पे भी प्रिवेंशन है। C से याद रखना है ना, यहां पे भी C है, यहां भी C है। क्योर कब होता है? क्योर होता है जब बीमारी हो चुकी होती है, फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है, तब क्या फाइल करोगे? सर्श्योरारी। प्रिवेंशन जब केस चल रहा होता है, देन यू आर फाइलिंग प्रोहिबिशन। तो डिफरेंस क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टॉप्स रॉन्ग एक्शन बिफोर कंप्लीशन, करेक्ट्स मिस्टेक आफ्टर कंप्लीशन। सर्श्योरारी कब फाइल करोगे? सर्श्योरारी उसी कारण से फाइल करोगे, बट उस टाइम जब फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है। सो सर्श्योरारी जो है उसमें हायर कोर्ट क्या बोलता है? हमें सारे रिकॉर्ड्स भेजो। सर्श्योरारी के लिए वर्ड क्या याद रखोगे? CERTI, सर्टिफाई। मतलब कोर्ट, हायर कोर्ट चेक करेगा कि तुमने जो ऑर्डर दिया है वो ठीक भी है या नहीं है। अगर उनको लगेगा कि ऑर्डर गलत है तो उसको क्वॉश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्वॉश कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। कब किया जाएगा? जब फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है। प्रोहिबिशन कब यूज करोगे? जब केस चल रहा होता है। सो प्रोहिबिशन, केस चल रहा है तब प्रोहिबिशन फाइल करोगे। सर्श्योरारी कब फाइल करोगे? सर्श्योरारी तब फाइल करोगे जब फाइनल ऑर्डर आ गया है। सो प्रोहिबिशन कब? जब केस से ऑर्डर आने से पहले रोक दो। सर्श्योरारी बाद में उस ऑर्डर को रद्द कर दो। दिस इज द की वर्ड बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन
एंड सर्चुररी। सो अभी तक हमने 4 कर लिए, हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, सर्चुररी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज क्यो वारंटो। क्यो वारंटो वर्ड का फिर मतलब देखो, पहला वर्ड इज क्यो। क्यो का मतलब होता है वी आस्क। वारंटो, वारंटो का मतलब क्या होता है? वारंटो का मतलब होता है योर अथॉरिटी। वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी। तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है ही क्यों, कैसे है? तुम किसी भी पब्लिक ऑफिस में किसी पोजीशन पर बैठे हुए हो, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम वहां पर बैठ सकते हो, वो फैसले ले सकते हो। अगर हां तो ठीक है, कंटिन्यू करो। अगर हमें यह पता चले कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो कंटिन्यू करो। लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोर्ट्स को पता चला कि यह अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, तुम वहां पर बैठे कैसे हो उस ऑफिस में, तो तुम्हें उस ऑफिस को क्विट करना पड़ेगा। सो इट इज लाइक अ कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, दैट व्हाई यू शुड नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ योर ऑफिस। अगर नहीं तो ठीक है, तुम अपनी अथॉरिटी दिखा दो कि जी जी मेरी तो कैपेबिलिटी है, मेरी तो क्वालिफिकेशन है, मैं तो ये एग्जाम पास किया था, ठीक ठाक से था, मेरी तो सब कुछ ठीक है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो ठीक है, कंटिन्यू करो। और अगर गड़बड़ है तो यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस। याद रखना, कोई अनक्वालिफाइड वाइस चांसलर हो गया, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाहर निकालो जी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन थी नहीं। व्हाई आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस? सो इलीगल पब्लिक ऑफिस तुमने ऑक्यूपाई किया, विल थ्रो यू आउट। याद रखना, कोई भी फाइल कर सकता है, एनी वन कैन फाइल दिस क्यो वारंटो। जरूरी नहीं है कि मेरे को, मैं कॉलेज में पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो उस यूनिवर्सिटी में हूं ही नहीं, डज नॉट मीन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ है, ये पब्लिक ऑफिस में नहीं होना चाहिए। सो याद रखना, आई कैन ऑल्सो थ्रो हिम आउट, मैं भी क्यो वारंटो फाइल कर सकता हूं। सो याद रखना, एनी वन कैन फाइल इट, नॉट जस्ट द अफेक्टेड पर्सन। तो हमारे पास कोर्ट क्या पूछ रहा है? तुम इस पोस्ट पर किस अथॉरिटी से बैठे हो? अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऑफिस छोड़ दो। क्यो वारंटो, क्यो आस्क, वारंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी। सो क्यो वारंटो इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिट। तो हमारे पास सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास है हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द पर्सन, हैव द बॉडी, mandamus, do your duty, we command, prohibition, stop the case, we stop, or we forbid, or we prohibit, certiorari, we check, we certify, we मतलब courts, और क्यो वारंटो, we ask what is your authority। 5 तरह के रिट्स, सारे के सारे समराइज्ड। आई होप एवरीवन इज क्लियर। मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें कुछ पढ़ने की, एटलीस्ट इन द फंडामेंटल क्या है, मैंने 90% कर ही लिया। 2-4 पॉइंट्स है जो तुम्हें एडवांस लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सब यहां पर खत्म हो गया। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्यो वारंटो। याद रखने के लिए उल्टा याद रख लेना, सीपीएम हेडक्वार्टर्स, सर्चुररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस और क्यो वारंटो। काम खत्म और गेम इज ओवर। सो तुम्हें इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक हमने इतने से टाइम में ये सारे के सारे, एक बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, बहुत सारे लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव एंजॉयड दिस। अगर एंजॉय कर रहा है तो 4th वाले पर आ जाना, 1, 2, 3 पहले वाले यूट्यूब पर देख लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.